Hello friends, welcome back to our channel Reaction India. Today with us Tanja and we are going to react another video of Reaction India. India. इस समय भारत वर्सेस पाकिस्तान दोनों देशों में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कश्मीर को लेकर, पहलगाम को लेकर, वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आ चुका है जहां पर न्यूक्लियर वॉर तक की बात हो रही है। और न्यूक्लियर अटैक की बात बार बार पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। सो कैन पाक लॉन्च ए न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडिया। सो ये पूरा का पूरा एक एनालिटिक्स वीडियो है। उस वीडियो को हम देखने वाले हैं कि क्या ये रियल में हो सकता है। अगर इफ इन केस कभी ऐसी सिचुएशन आई तो हम ये पूरा वीडियो देखेंगे। इसमें आपको पूरी डिटेल पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या पाकिस्तान इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सकता है पहलगाम कॉन्फ्लिक्ट के चलते? पाकिस्तान के 130 न्यूक्स सारे इंडिया पर एम करके खड़े हुए हैं। यह कहकर हाल ही में पाकिस्तान के एक मिनिस्टर हनीफ अब्बासी ने इंडिया को ओपनली थ्रेटन किया है, जैसे वो हमेशा करते हैं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। और कोई आपने तमाशे करने पाकिस्तान के साथ, याद रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। उनका कहना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का वाटर सप्लाई रोकता है, जो कि इंडिया ने ऑलरेडी कर लिया है, तो पाकिस्तान इंडिया पर एक फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर देगा। अच्छा, उन्होंने यह तक कहा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि एक्शन के लिए है, और उनके पूरे देश में कोई नहीं जानता कि न्यूक्लियर वेपन्स कहां पर छुपाए हुए हैं, और ये सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स सिर्फ और सिर्फ इंडिया पर ही टारगेटेड है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते हैं। इवन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी इंडिया को धमकी दे चुके हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर एक मिलिट्री एक्शन लेता है तो पाकिस्तान एज अ लास्ट रिसोर्ट इंडिया पर एक न्यूक्लियर अटैक जरूर करेगा। और ये भी जरा देखना पाकिस्तान की जनता कैसे सरकार को चाबी लगा रही है। पीने वाले ये कारगिल की मार भूल गए हैं। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। उन्होंने पानी बंद किए तो हमारे पास एटम बम है, वो इस्तेमाल करेंगे उनके लिए। इनको इतना मारेंगे ना, घर में घुस घुस के मारेंगे। सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। नाउ इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि क्या पाकिस्तान वाकई में इंडिया में एक न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर भी सकता है क्या, हमें सबसे पहले पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्ट्रेंथ को समझना होगा। यह है पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल की लेटेस्ट लिस्ट। 36 एयरबोर्न, 126 लैंड बेस्ड और 8 सी बेस्ड। हर एक मिनिमम 12 किलो टन का है, मतलब हिरोशिमा पर गिराए हुए एक बॉम्ब जितना। और हर एक मिसाइल मिनिमम 200 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक के रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। मतलब समझो इस सरगोधा लॉन्च साइट से एक शाहीन 1 लॉन्च किया जाए तो छोटी रेंज आराम से हमारे पूरे दिल्ली को वाइप आउट कर सकती है, और बड़ी रेंज वाली मिसाइल हमारे बिहार स्टेट को। और वॉशिंगटन पोस्ट के हिसाब से पाकिस्तान के शाहीन 3 के रेंज में पूरा इंडिया तो छोड़ो, पाकिस्तान से इजराइल तक का कंप्लीट एरिया कवर होता है। अब यू नो व्हाट, किसी भी देश के लिए एक न्यूक्लियर वॉर को लॉन्च करना एक बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप होता है। सो अगर हमें एकदम लॉजिकली इस मुद्दे को समझना है ना, तो हमें 3 एस्पेक्ट्स को कवर करना होगा। नंबर 1, कैन पाकिस्तान अफोर्ड इट नेशनली? मतलब क्या पाकिस्तान के खुद के देश के हालत ऐसे हैं कि वो इंडिया पर एक न्यूक्लियर अटैक लॉन्च भी कर सकता है? नंबर 2, कैन पाकिस्तान अफोर्ड इट इंटरनेशनली? ग्लोबली कौन से देश पाकिस्तान का इस न्यूक्लियर अटैक में साथ दे सकते हैं? एंड फाइनली नंबर 3, कैन पाकिस्तान अफोर्ड इट लीगली? यानी कि न्यूक्लियर अटैक के पहले कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, किन सिनेरियोज में एक न्यूक्लियर अटैक को लॉन्च किया जा सकता है? ये भी तो होगा क्या ना? लीगल एग्रीमेंट्स और जियोपॉलिटिकल प्रोटोकॉल्स के तहत पाकिस्तान इंडिया पर वाकई में एक न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सकता है? लेट्स फाइंड आउट। 28 मई 1998 पाकिस्तान 6 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करके विश्व का पहला इस्लामिक देश बन गया जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके थे। मगर बहुत कम लोग ये जानते थे कि पाकिस्तान दुनिया की शायद इकलौती कंट्री होगी जिसने ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स बिना पैसे लगाए, बिना ज्यादा कुछ मेहनत किए, पूरा का पूरा
जुगाड़ से हासिल किए। कैसे क्या हुआ? 1971 में भारत से जंग बुरी तरह हारने के बाद अच्छा। 1974 में पाकिस्तान को एक और एक शॉक मिला, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने उसका पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था। यह देखकर पाकिस्तान तिलमिला सा गया। उनके प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान कर दिया कि चाहे पाकिस्तानियों को घास खाकर भी जिंदा रहना पड़े, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन बनाकर ही दिखाएंगे। पर पाकिस्तान वो अकेला देश नहीं था जिसे भारत के इस न्यूक्लियर टेस्ट से परेशानी हुई हो। चाइना भी इनसिक्योर हो चुका था, क्योंकि बांग्लादेश को आजादी दिलाने के बाद इंडिया को रीजन में एक सुपर पावर की तरह देख ही रहे थे। लेकिन इस न्यूक्लियर टेस्ट ने वो कंफर्म भी कर दिया, और इसीलिए चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका इन्फ्लुएंस यहां पर कम हो। ऊपर से 1960s के समय में, अगर आपको याद होगा, तो चाइना और यूएसएसआर के रिलेशंस टूट गए थे। तो चाइना किसी भी हालत में अपने दोनों बाजू में दो न्यूक्लियर नेबर्स इंडिया और यूएसएसआर को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, और इसीलिए फिर चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने में इतनी मदद की जितनी मदद शायद यूएस ने यूके और इजराइल के लिए भी नहीं किया होगा। No other country in the world, repeat Rajiv, has done so much to nuclear arm General or proliferate another country than China with Pakistan. Yes. The United States hasn't done it with Great Britain. Even to Israel developed their own. इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1976 में। Okay. आमतौर पर एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले पैसा लगता है, एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग चाहिए। दूसरा, यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए डिजाइन्स और टेक्नोलॉजी। यूरेनियम। तीसरा, जो बॉम्ब बनाने के main लिए reason। बॉम्ब के डिजाइन्स। और चौथा और आखिरी, मिसाइल लॉन्चर्स। स्टार्टिंग विद फाइनेंस, लिबिया और सऊदी ने फाइनेंस वाला पूरा पार्ट सोलली संभाल लिया था। अरब न्यूज के मुताबिक जैसे ही 1974 में पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट 706 के तहत एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का ऐलान किया, सबसे पहले इसके लिए $100 मिलियन की फंडिंग लिबिया ने पाकिस्तान को दी थी। अच्छा। फिर आगे इस पूरे बॉम्ब के प्रोजेक्ट को सऊदी अरेबिया ने भी हेवीली फंड करके बैक किया। पैसे मिलने के बाद बारी थी अगले स्टेज, यूरेनियम एनरिचमेंट की, जो ऑलरेडी पाकिस्तान के फादर ऑफ न्यूक्लियर डेवलपमेंट AQ खान ने पूरी कर दी थी। एनरिचमेंट क्या होता है, इसे आसान भाषा में अगर समझाऊं तो यूरेनियम चावल के दाने की तरह होता है। हाँ, बहुत इसमें सारे के सारे दाने बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम के नहीं होते। उसमें सिर्फ U-235 ही न्यूक्लियरली एक्टिव दाने होते हैं, जिन्हें बाकी के नॉर्मल दानों से फिल्टर आउट करना पड़ता है। इसे ही यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं। सो खान, जो कि नेदरलैंड्स के यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी में काम कर रहे थे, उन्होंने वहां से एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी के सेंसिटिव डिजाइन्स को चुराकर पाकिस्तान में अपने कहोटा प्लांट में सेटअप किया। सो अब पाकिस्तान के पास फ्यूल था, अब उसे बस बॉम्ब बनाते कैसे हैं वो जानना बाकी था। डिजाइन। और तभी चाइना पिक्चर में आता है। चाइना ने पाकिस्तान को अपना खुद का ट्राइड एंड टेस्टेड चिक-4 डिजाइन दे दिया। बट ये भी कम था क्या कि 26 मई 1990 को चाइना ने पाकिस्तान को उसका पहला न्यूक्लियर टेस्ट चाइना की जमीन पर करने की भी परमिशन दे दी। कैन यू बिलीव दिस? पाकिस्तान का बॉम्ब चाइना के जमीन पर टेस्ट हुआ। बॉम्ब रेडी था, बस उसे लॉन्च करने की देरी थी। पर इसके लिए पाकिस्तान को जरूरत थी मिसाइल्स की, जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया से मिली। और इसीलिए कई रिपोर्ट्स ऐसा क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने जो घोरी मिसाइल टेस्ट किया था वो नॉर्थ कोरिया के नोडोंग मिसाइल से ऑलमोस्ट आइडेंटिकल था। सो इन शॉर्ट अगर बताऊं तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर मिसाइल इज मेड इन चाइना, पेड बाय अरब्स एंड इंजीनियर्ड बाय खान, जिसमें ऑफ कोर्स एक बड़ा रोल डच और नॉर्थ कोरियन टेक्नोलॉजी का भी था। ये थी पाकिस्तान की शॉर्ट हिस्ट्री। नाउ कमिंग टू न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडिया। सो इसमें इंटरनेशनल सपोर्ट तो छोड़ो, क्या पाकिस्तान के पास अपनी खुद की जनता का भी सपोर्ट है? जरा इस मैप को देखना। पिछले 1 साल में पाकिस्तान में इतने अटैक्स हो चुके हैं, और जान 2024 से लेकर अब तक पाकिस्तान के 1000 मिलिट्री सोल्जर्स की इन अटैक्स के वजह से जान भी जा चुकी है। रीजन, इन प्रोविंसेस में कई दशकों से सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जारी है, और एक तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि पाकिस्तान के इन प्रोविंसेस की जनता बस एक मौके की तलाश में है पाकिस्तान से अलग होने के लिए। और पहलगाम अटैक करके पाकिस्तान ने उन्हें वो मौका शायद से दे भी दिया है। तभी तो इन इलाकों में अभी एकदम से मैसिव प्रोटेस्ट छिड़ने लगे। आइए एक झलक दिखाता हूं सिंध से स्टार्ट करके। पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी वीकनेस है कि इंडिया कभी भी उनके साउथ वेस्ट में नेवल ब्लॉकेड कर सकता है। जैसे हमने 1999 में कराची पोर्ट को ब्लॉक किया था, जिससे पूरे देश में इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स रुक जाएगा और पाकिस्तान बाकी की दुनिया से इकोनॉमिकली पूरा आइसोलेट हो जाएगा। लेकिन सबसे आयरॉनिक बात तो यह है कि इंडिया से पहले खुद पाकिस्तान की जनता ने ही कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया है। हाँ, वो मैंने देखा था कि
दरियाई गाड़ियां सिंध रुक पर गई डाका हैं। डाला जा रहा है। इंडस रिवर इज बीइंग रॉब्ड। पिछले 10 दिनों में ऐसे कई नारे पाकिस्तान के सिंध इलाकों में जोरों शोरों से लग रहे हैं। आई एम श्योर आप जानते ही होंगे कि सिंध प्रोविंस 1971 से ही अपना सिंध में खुद का ज्यादातर एक लोग अलग हिंदू लोग रहते सिंधु हैं। देश की डिमांड करते आ रहे हैं, जिसके लिए इस रीजन में कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट होते रहते हैं। बट हाल ही में फरवरी के महीने में ही पाकिस्तान ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, द चोलिस्तान कैनल प्रोजेक्ट, जिसके थ्रू वो इंडस नदी का पानी पंजाब के डेजर्टेड इलाकों में डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन इस बात पर पाकिस्तानी सिंध की ऑलरेडी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनके एलिगेशंस हैं कि इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तानी आर्मी पंजाब के डेजर्ट्स में खुद कॉर्पोरेट फार्मिंग करके पैसे कमाना चाहती है, लेकिन पानी डाइवर्ट करने से उनका लॉस हो रहा है क्योंकि सिंध का पूरा रीजन एग्रीकल्चर पर ही हेवीली डिपेंडेंट है। और इसीलिए इस मुद्दे पर सिंध प्रोविंस में इतने मैसिव प्रोटेस्ट छिड़ चुके हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज आया कि प्रोटेस्टर्स ने कराची पोर्ट तक के आने जाने वाले सारे हाईवेज को ब्लॉक कर दिया है। मुतनाज़ा कैनाल मंसूबे के खिलाफ बबन्नू बाईपास पर धरना, सखर और अतराफ में नेशनल हाईवेज पर कई किलोमीटर हैवी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। नाउ इवन दो पाकिस्तान में और भी पोर्ट्स है, लेकिन कराची पोर्ट पाकिस्तान का बाय फार द लार्जेस्ट पोर्ट है, जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रैफिक बहुत हाई है। और इसीलिए फिलहाल वहां पर 30,000 ट्रक्स का ट्रैफिक जैम लग चुका है, जिनमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान है। इसी जाम में 1000 फ्यूल टैंकर्स भी फंसे हुए हैं, जिस वजह से अगर ये ब्लॉक क्विकली क्लियर नहीं हुआ तो पाकिस्तान में जल्द ही एक मेजर फ्यूल क्राइसिस प्लस मैन्युफैक्चरिंग क्राइसिस भी आ सकता है। एंड ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान की ऑलरेडी क्रिपलिंग इकोनॉमी को और बर्बाद कर देगा। नेक्स्ट बलूचिस्तान की बात करते हैं। तो ठीक पहलगाम कॉन्फ्लिक्ट के बाद से यहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री पर टेररिस्ट अटैक्स होना और ज्यादा जोरों शोरों से शुरू हो चुका है। अब कुछ दिन पहले ही बलोच लिबरेशन आर्मी BLA, जो बलूचिस्तान रीजन की एक रिबेल ग्रुप है, उन्होंने 25 अप्रैल 2025 को सिर्फ 24 घंटों में ही, यानी कि एक दिन में ही BLA ने पाकिस्तानी मिलिट्री पर 3 IED ब्लास्ट किए, जिसमें 10 पाकिस्तानी सोल्जर्स की मौत हो गई। इसके जस्ट एक महीने पहले ही 18 मार्च 2025 को BLA ने पाकिस्तान के एक आर्मी कॉन्वॉय पर ही हमला कर दिया था। अच्छा। अब अगर BLA की माने तो ये हमला हमारे देश में हुए पुलवामा हमले से भी बड़े स्केल का था, क्योंकि इसमें 90 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे ये न्यूज़ मैंने देखी BLA थी। claimed to have killed 90 Pakistani military personnel in the attack. अगेन हिस्टोरिकली ही बलूचिस्तान प्रोविंस के भी पाकिस्तान के साथ कुछ खास रिश्ते नहीं है। दरअसल आजादी के बाद से ही बलूचिस्तान के राजा, जिसे खान ऑफ कलत भी बोलते थे, वो या तो एक नया देश बनाना चाहते थे या फिर भारत या अफगानिस्तान के साथ जुड़ना चाहते थे। और पाकिस्तान से जुड़ने का उनका कोई भी इरादा नहीं था। पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना ने धोखे से एक आर्मी ऑपरेशन करके बलूचिस्तान को एनेक्स कर लिया। और बाय द वे ये इंफॉर्मेशन मैंने पाकिस्तान जर्नल ऑफ रिसर्च से ही निकाला है। अच्छा। सो कोई फॉरेन बायस सोर्स नहीं है। सो इस एनेक्सेशन से Nice. जाहिर है वहां की जनता आज तक खुश नहीं है। इसीलिए बलूचिस्तान प्रोविंस से कई रिबेल ग्रुप्स पनप चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान से हर हाल में आजादी। वैसे तो BLF, BRA, UBF, अच्छा, ये लोग लश्कर खुद का देश बनाना चाहते हैं या बलूचिस्तान, BSO अफगानिस्तान या आजाद, इंडिया से ऐसे बनाना? 19 रिबेल ग्रुप्स है। लेकिन इसमें से BLA, जिस बलूचिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ने लिबरेशन पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो है बलोच लिबरेशन सारी आर्मी। आर्मी। पाकिस्तान से आजाद होने के लिए हर साल BLA पाकिस्तान में कम से कम 150 से 200 टेररिस्ट अटैक्स को अंजाम देता है एवरी ईयर। और ये 2020 के बाद से तो 4 गुना बढ़ चुका है। और जाहिर है अभी अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर होता है, जिसमें ऑलरेडी पाकिस्तान एक बहुत ही वीक पोजीशन पर है, तो BLA के लिए ये अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए एक गोल्डन अच्छा, तभी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, लोग क्योंकि इसी protest टाइम पर बराबर पाकिस्तान के एक दूसरे रीजन खैबर पख्तूनख्वा से TTP भी पाकिस्तानी आर्मी पर हमला करने के लिए तैयार अच्छा, बैठे। खैबर पख्तूनख्वा अभी 2 से 3 दिन पहले ही 28 अप्रैल को उन्होंने खैबर रीजन में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, उसी दिन खैबर के वजीरिस्तान डिस्ट्रिक्ट, जो अफगान बॉर्डर्स के करीब है, वहां पर भी 54 तालिबानीज ने घुस के पाकिस्तान की मिलिट्री पर हमला किया। Well, in other news, the Taliban has opened a war front along Pakistan's volatile border. खैबर रीजन से भी कई एंटी पाकिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जन्मे हैं, जैसे जमात उल अहरार, लश्कर इस्लाम, आइसिस, खुरासान, ऐसे 21 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन इनमें सबसे प्रोमिनेंट है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान TTP, जिसका एक ही मकसद है खैबर प्रोविंस को आजाद करके पाश्तूनिस्तान देश बनाना। सो मान लो अगर आगे इंडिया पाकिस्तान के टेंशंस बढ़ जाते हैं, तो इस TTP ने भी
बहती गंगा में हाथ धोना ही है। और अभी तो पीओके से ही 3-4 दिन पहले ही न्यूज आई है कि माइंस एंड मिनरल्स बिल को लेकर पीओके में हजारों की तादाद में लोग प्रोटेस्ट हमारे पहाड़ों पे, हमारे पानी पे, क्योंकि जनता के एलिगेशन है कि पाकिस्तान कहने को तो पीओके को आजाद कश्मीर बोलता है, लेकिन वो इस बिल को लेकर पीओके के रिच मिनरल रिसोर्सेस को अपने फायदे के लिए यूज करना चाहता है। Thousands of people, it seems, coming together protesting against the Pakistani regime. So basically, internally पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है। जितने भी पाकिस्तानी स्टेट्स हैं, सबके सब कॉन्फ्लिक्ट में, एंड इकोनॉमिकली उनकी क्या हालत है इस पर तो आई डोंट थिंक मुझे बात भी करनी चाहिए, बट फिर भी मैंने अपने इस वीडियो में उसे ऑलरेडी डिटेल में कवर किया है। जिसे आप चाहते हो तो इस वीडियो के बाद ऊपर आई बटन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कि पाकिस्तान की एट दिस वेरी मोमेंट इकोनॉमिकली क्या हालत चल रही है। अब समझते ऑफिशियल लीगल प्रोटोकॉल्स के तहत क्या पाकिस्तान इंडिया पर एक न्यूक्लियर अटैक लॉन्च कर सकता है। सो इसमें इंडिया की तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी पहले यूज नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया की सिंपल न्यूक्लियर पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पॉलिसी। बट गॉड फॉरबिड अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो वो 100% पाकिस्तान के साइड से ही इनिशिएट होगा। तो सबसे पहले ये समझो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों भी उठ के न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकते। न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ो, नॉर्मल मिसाइल टेस्ट के लिए भी दोनों देशों के बीच पूरे लीगल प्रोटोकॉल सेट है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों ने कई न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स साइन किए हुए हैं, जैसे ये सारे, जिनके तहत दोनों देशों को कुछ मेजर्स लेने होते हैं इंटरनेशनली दूसरे देशों को कॉन्फिडेंस में रखने के लिए। जैसे इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों को हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे को अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट देनी होती है, ताकि कोई भी कंट्री दूसरे के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक ना करे। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों भी देशों को अपने मेजर मिसाइल टेस्ट के बारे में पहले से ही नोटिफाई करना होता है, स्पेशली तब जब ये बॉर्डर के पास हो, जिससे कि सडन मिसअंडरस्टैंडिंग और पैनिक अवॉइड हो सके। आज तक इतने साल इंडिया पाकिस्तान के बीच रिलेशंस खराब रहे, पर इन प्रोटोकॉल्स को दोनों भी देशों ने बंद नहीं किया है, नॉर्मल टेस्ट मिसाइल लॉन्चेस के लिए भी। तो इस हिस्ट्री को कंसीडर करते हुए न्यूक्लियर मिसाइल्स ऐसे ही डायरेक्ट फायर करना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल ही लग रहा है। अब कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वो पाकिस्तान है और वॉर के समय में एवरीथिंग इज फेयर फॉर पाकिस्तान। तो चलो उस पॉसिबिलिटी को भी एनालाइज करके देखते हैं। दुनिया के जितने भी न्यूक्लियर देश है ना, उन सभी देशों में से कोई भी ऐसे ही सीधा उठकर डायरेक्टली फायर नहीं कर सकता। रशिया ने यूक्रेन पे नहीं किया। सबकी एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है, जिसमें उस देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी चीफ्स और पॉलिटिशियंस होते हैं। सो इस कमेटी के अप्रूवल के बाद ही डिसीजन उस देश के पीएम के पास फाइनल अप्रूवल के लिए पहुंचता है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर देश के पीएम के पास कुछ सीक्रेट लॉन्च कोड्स होते हैं। इसे यूएस के केस से समझते हैं। जब प्रेसिडेंट शपथ लेता है तब उसे एक स्पेशल सूटकेस दिया जाता है, जिसे न्यूक्लियर फुटबॉल बोलते हैं। Donald Trump will be handed the nuclear codes today as defense leaders brief him about how to unleash America's nuclear weaponry on the world. इसमें टोटल 5 चीजें होती है। एक फोन जो डायरेक्टली उनके मिलिट्री कमांड सेंटर से जुड़ा होता है, फिर 3 बुक्स जिसमें एक मैनिला फोल्डर है जो लॉन्च प्रोसीजर्स को बताता है, ब्लैक बुक जिसमें प्री प्लान्ड साइट्स होती है, और तीसरी बुक क्लासिफाइड लॉन्च साइट्स की डिटेल्स की होती है, और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस बैग में होता है एक न्यूक्लियर बिस्किट। इसमें सारे सीक्रेट न्यूक्लियर कोड्स लिखे होते हैं। ये बैग इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस बैग से एक हथकड़ी भी जुड़ी होती है, और प्रेसिडेंट का कॉन्वॉय इस बैग को हमेशा साथ में ही कैरी करता है। और जब सिचुएशन आ जाए, प्रेसिडेंट को उनके आर्मी चीफ को ये सीक्रेट न्यूक्लियर कोड देना होता है, और उसके बाद ही वेपन लॉन्च हो सकता है। सो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हर कंट्री में फॉलो होने के बाद ही एक न्यूक्लियर अटैक इनिशिएट हो सकता है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के केस में लॉन्च का थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है। ऑफ कोर्स हाँ, पाकिस्तान को भी ढेर सारे अप्रूवल्स और चेन ऑफ कमांड्स को फॉलो करने की जरूरत है, जिसके बाद ही उन्हें न्यूक्लियर कोड्स मिलते हैं। पर इसके बावजूद भी वो तुरंत अटैक लॉन्च नहीं कर सकते। ये चार्ट जरा देखना, इसमें सिर्फ 5 कंट्रीज, रशिया, यूएस, यूके, फ्रांस और चाइना को छोड़कर सबके न्यूक्लियर वेपन्स नॉन मेटेड है, इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान के। अब नॉन मेटेड का मतलब बॉम्ब, मिसाइल और लॉन्च साइट, ये तीनों अलग अलग होते हैं। इसे पाकिस्तान के ही न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट के मैप से समझते हैं। इन केस इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करने का पाकिस्तान डिसीजन फाइनल कर भी लेता है,
तो पाकिस्तान को इस डेरा गाजी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से बॉम्ब को यहां पर इतनी दूर तारानावा मिसाइल कॉम्प्लेक्स में असेंबल करने ले जाना पड़ेगा और उसके बाद असेंबल्ड मिसाइल उन्हें इन मसरूर और शहबाज जैसे लॉन्च पैड्स पर ले जाना होगा। यह कोई मिनटों का काम नहीं होता है। इसमें बेसिकली पाकिस्तान को हैवी मूवमेंट करना पड़ेगा और यही बात रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ जी ने भी बताई थी कि आज दुनिया सैटेलाइट्स के वेब से घिरी हुई है, तो जैसे ही पाकिस्तान का कोई भी कंट्रोवर्शियल मूवमेंट होता है तो वो पूरी दुनिया देखेगी और तुरंत पाकिस्तान के अगेंस्ट हो जाएगी और उसे मैसिव इंटरनेशनल रिपरकशंस झेलने पड़ेंगे। आई हाईली डाउट इस मामले में उसके कुछ गिने चुने एलाइज भी उसका साथ देंगे, जैसे चाइना और टर्की। आप सोचो, एक सिंपल कन्वेंशनल वॉर से रशिया पर इतने सारे सैंक्शंस लग गए थे, जबकि रशिया एक ग्लोबल सुपर पावर है, प्लस चाइना भी उसे बैक कर रहा था। तो जरा सोचो, न्यूक्लियर मूवमेंट के लिए पाकिस्तान जैसी एक रोक कंट्री का दुनिया क्या हाल करेगी। When movement takes place, the world will pick it up. Sensors pick it दुनिया up, पूरी satellites अगेंस्ट pick हो it up. जाएगी So और there is a whole बहुत बुरा हाल होता है। तो ऐसे Exactly इतना is आसान नहीं different, होता but न्यूक्लियर actually अटैक putting करना। it into effect has different dimensions. और सच कहूं तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए यार न्यूक्लियर वॉर तो छोड़ो, वो तो पहलगाम अटैक का इल्जाम भी खुद के सर पे नहीं लेना चाहता। इसके अलावा अगर हम CIA जैसे क्रेडिबल एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट को भी देखें तो अभी रिसेंटली 6 से 7 दिन पहले यूएस ने भी लेट 1990s का अपना एक सीक्रेट CIA डॉक्यूमेंट डीक्लासिफाई किया था। उसमें भी उन्होंने लिखा था कि तभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर होने के सिर्फ 20% के चांसेस थे, जब पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन अभी से तो बेहतर ही हुआ करती थी और तभी इन दोनों देशों के बीच में लेजिट ऑफिशियल वॉर्स चल रहे थे। इनफैक्ट अभी 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी तो इंडिया ने पाकिस्तान में घुस के हमला किया था। तभी भी तो उनके पास मौका था, पर न्यूक्लियर अटैक तो छोड़ो, उन्होंने काउंटर अटैक तक नहीं किया। एक्चुअली आज सभी ये बात ऑलमोस्ट जान ही चुके हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी बस उनके देश के इकोनॉमिक कोलैप्स और उनके आर्मी के रोजमर्रा के करप्शन को छुपाने के लिए ये सब अटैक्स करवाते रहती है। अभी पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट, जिनको उनके बड़े मिनिस्टर्स तक सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पर आदिल के 16 लाख फॉलोअर्स हैं। पीपीपी के प्रमुख और सरकार के हिस्सेदार बिलावल भुट्टो जरदारी भी आदिल को फॉलो करते हैं। उन्होंने बताया कि ये पूरा पहलगाम अटैक पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के द्वारा करवाया गया था, क्योंकि वो उस पर चल रहे केसेस का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के इशारे पर ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के ही वरिष्ठ पत्रकार आदिल राजा ने किया। आदिल राजा ने बोला है, सीनियर जर्नलिस्ट के हवाले से कहा है कि आसिम ने जानबूझकर पहलगाम में हमला कराया है, जिससे उसके खिलाफ चल रहे मामले को शांत किया जा सके। और टू बी ऑनेस्ट, और मुझे कहते हुए भी ये बुरा लगता है कि उनकी जनता भी इस जाल में फंस रही है। ये लोग इकोनॉमी छोड़कर भारत से जंग लड़ने चल रहे हैं। ढूंढ ढूंढ के निकाल के मारेंगे फिर कि हम भी पाकिस्तानी हैं। दिल्ली की गेट पे जाके पाकिस्तान का झंडा लगा। पिछली बार हमने इनको चाय पिलाई, इस बार रोटी बिस्किट सब के साथ खिला के वापस दांत तोड़ के वापस भेजेंगे हम इन्हें। पर कोई भी सरकार से ये सवाल नहीं उठा था कि उनका पिछला आर्मी चीफ बाजवा अचानक से टर्म खत्म होते ही बिलियनर कैसे बन गया भाई, जबकि उनका देश तो ऑलमोस्ट हर साल हाथ पैर जोड़कर IMF से लोन लेते रहता है। और इसीलिए हाई चांस है कि पूरा पहलगाम अटैक इंटरनल डिसेबिलिटीज को मास्क करने के लिए, को छुपाने के लिए सेल्फिशली मोटिवेटेड मूव था। बट इन एनी केस एक फुल फ्लेज्ड न्यूक्लियर वॉर सीम्स एक्सट्रीमली अनलाइकली। और रही बात इंडिया की, तो कल ही PM ने मिलिट्री को फ्री हैंड दे दिया है कि मिलिट्री ही मोड, टारगेट और टाइमिंग खुद ही डिसाइड करेगी और खुद ही पाकिस्तान पर जल्द से जल्द एक काउंटर अटैक लॉन्च करेगी। लेकिन इस अटैक का मोड क्या होगा? एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, अननोन गनमैन किलिंग्स या फुल स्केल वॉर? We don't know. This only time can tell. Oh my God. बट पता नहीं क्यों मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि एक डिसेंट परसेंटेज चांस है कि शायद POK पर कुछ एक्शन हो सकता है। इफ नॉट दिस, देन आई स्ट्रांगली फील कि यार ये पाकिस्तानी आकाओं पर कुछ एक्शन लेना चाहिए। ये जो जनरल्स बैठते हैं और जो पूरी की पूरी साजिश रचते हैं और जो टेररिस्ट सपोर्टर्स और सिंपैथाइजर्स हैं या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड है, कि एट द एंड ऑफ द डे यही लोग पूरा का पूरा षड्यंत्र रचते हैं। और यूएस ने भी ऐसे ही बदला निकाला था। खैर, सरकार जो भी एक्शन ले, बट आज हर इंडियन इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब भारत बदल चुका है। ये नया भारत कड़ी निंदा वाला भारत नहीं है, बल्कि कड़ी कार्रवाई वाला देश बन चुका है। ये नया भारत सब्र करने वाला देश नहीं,
बल्कि सबक सिखाने वाला देश बन चुका है। अभी तक मैंने इससे ज़्यादा डिटेल वीडियो और विथ प्रूफ एंड लॉजिक के साथ मुझे नहीं मिली। इन्होंने सबसे अच्छा बात हुआ जो आदिल एक रजा करके थे जो उनके सीनियर पत्रकार थे, उन्होंने ये चीज़ बोला कि जो वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने ही ये अटैक करवाया है, तो उन्होंने ये चीज़ कंफर्म की है और उन्होंने ये चीज़ पोस्ट भी की थी इसको लेकर। लोग कह देते हैं हम एटमी ताकत हैं, हम एटमी वो हैं, हम जंग में हम दिखाएंगे हमारे पास एटम बम है, बट एटम उन्होंने बोला कि एक्टिव स्टेट में एटम्स बम नहीं रखे जाते हैं। और आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियर पावर होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, वो यूरेनियम से बनाए जाते हैं। और यूरेनियम जो होता है मतलब 5 ग्राम 6 ग्राम या 10 ग्राम ऐसे यूरेनियम होते हैं जो एटम बम में यूज किए जाते हैं। अब सोचो चावल के दाने या 2-3 दानों के बराबर होते होंगे और उसके बाद उनको एक्टिव स्टेट में लाना पड़ता है। देन उसके बाद जो है उनको बोला ना कि 4 ही देश ऐसे हैं जिनको मतलब वो तुरंत अटैक कर सकते हैं, बाकी सारे देश हैं उनको पहले लगभग कितनी मूवमेंट करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया ना पूरे डिटेल मैप के साथ। हाँ। और सैटेलाइट से तुरंत पता चल जाएगा कि मूवमेंट हो रही है, ये हो रही है, और उसमें काफी समय लगेगा लगभग। और वैसे न्यूक्लियर इतना अटैक हो जाना आसान थोड़ी है। वो कह रहे हैं जब पाकिस्तान की करेंसी मजबूत थी, पाकिस्तान की स्थिति मजबूत थी, उस समय भी CIA की एक रिपोर्ट थी, अमेरिका की जो CIA एजेंसी है उनकी एक रिपोर्ट थी कि 20% ही चांस है कि अभी इंडिया का पाकिस्तान के बीच में वॉर हो सकता है। और अभी तो कह रहे हैं कि कोई मतलब दूर दूर तक हालात नहीं है कभी वॉर हो सकती है, क्योंकि स्थिति ऐसी है ही नहीं कि वॉर हो जाए। और इवन रशिया इतना बड़ा महाशक्ति है, रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब है। और इवन अभी यूक्रेन में 3 से 4 साल हो गए युद्ध होते हुए, अभी तक वहां पे कभी बॉम्ब की बात नहीं कही, क्योंकि पता है न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल तभी किया जाता है ना जब एक पूरी की पूरी मानव जाति या पूरे का पूरा इंसानियत खत्म करना हो, पूरी की पूरी सभ्यता खत्म करनी हो, तब वो एक यूज किया जाता है। और आज के टाइम में न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करना इसका मतलब है कि आप बाकी जो जैसे कुछ कंट्रीज होते हैं ना जो सदस्यता होती है उनकी अलग अलग कंट्रीज की, तो वो क्या होते हैं साथ मिल के फिर अटैक करेंगे और फिर सूरा खत्म हो जाएगा, कितना ही साफ हो जाएगा। तो इतना आसान नहीं होता न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर देना, जस्ट बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब कोई नॉर्मल बॉम्ब जैसा नहीं है। जो मिसाइलें होती हैं, आर्टिलरीज होते हैं, गन्स होते हैं, ये सब एक होता है कि आप यूज कर लो कि चलो 100 लोग मर गए, 200 लोग मर गए। न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर बॉम्ब अगर गिरता है तो पूरे का पूरा समझ लो कुछ ही मिलेगा, देश साफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये तो वैसे पॉसिबल ही नहीं तो है। ये दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। ये लोग जो बोलते हैं शायद उनको पता नहीं है कि इतना आसान नहीं है। बहुत सारे डिटेल, बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती हैं इसको यूज करने के लिए, तब भी आप नहीं यूज कर सकते। बहुत सारे लीगल्स है। हाँ बस हाँ इतना कर सकते हो आप, युद्ध लड़ सकते हो। इससे पहले बहुत सारे यार युद्ध लड़े लेकिन कभी यूज नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। और इंडिया की तरफ से ये है कि कभी भी उनके लिखित रूप में हम कभी भी फर्स्ट टाइम कभी भी पहले हम न्यूक्लियर यूज नहीं करेंगे। और न्यूक्लियर अटैक वाली बात तो बहुत दूर की हो जाती है। अभी तो सिर्फ वो वाली बात हो रही है ना कि जिन्होंने ये हमला करवा रखा, जिन्होंने साजिश रची हुई है, उनके खिलाफ कार्यवाही हो रही है। वही तो कह रहे हैं, उनके जो पुराने जो पाकिस्तान के जो पुराने आर्मी चीफ थे वो जब वहां से रिटायर होते हैं उनके पास मिलियन की प्रॉपर्टी आ गई। कहाँ से उनके पास पैसे, इतने पैसे आए? यही तो बात है ना कि आप ये लोगों को पूछें, सवाल कीजिए। ऐसे हमारे पास अगर ये इंडिया वाले लड़ेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं है, हम भी लड़ेंगे, हम भी जवाब देंगे, हम भी इसका सोल्यूशन ये नहीं है। इसका सोल्यूशन ये गवर्नमेंट से सवाल करिए और पूछिए उनसे। जैसे उन्होंने बोला कि सिंध में देखो इतनी प्रोटेस्ट चल रहा है, बलूचिस्तान में चल रहा है, और इतने सारे 20 से 30 जो है मतलब वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो वहाँ पे अटैक कर रही है, लड़ रहे हैं वो लोग। तो अभी देखो फिर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि अपने पहाड़, जल, जमीन को बचा रहे हैं, कह रहे हैं हमारा यहाँ पे यूज हो रहा है, शोषण किया जा रहा है हमारी चीजों का। तो ये सब चीजें जो है ना, तो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन सब चीजों को देखते हुए लग रहा है कि ये मैटर बहुत सीरियस है और मे भी पता नहीं कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जो टाइटल था कैन पॉक लॉन्च एंड न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडिया, तो ये अभी तक कहीं दूर दूर तक नहीं लगता। और ये मैं लिख के दे रहा हूँ कि मतलब न्यूक्लियर यूज तो हो ही नहीं सकता। आज से 100 साल भी यूज नहीं होंगे, मे भी 50 साल बाद। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में हमें, है ना। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ हम, तब तक और के लिए अपनी राय बताना, जरूर बताना जैसा भी आप लोगों को आपको ये डिटेल देख के क्या लगता है। मुझे लगता है कुछ लोग कुछ भी बोलेंगे, तो देखते हैं भाई। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है। मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।